तबाही के मुहाने पर खड़ी है और हमारे नेता कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। नेपाल में लोकतंत्र के नाम पर नौटंकी हो रही है। पटना में सुशासन के मसीहा ने मैदान छोड़ दिया है और उधर मिडिल ईस्ट में इंसानों के खून से तेल के कुएं सींचे जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये तीनों घटनाएं अलग अलग हैं या फिर ये एक बहुत बड़े वैश्विक जाल का हिस्सा हैं जिसमें आम जनता, चाहे वो बिहारी हो या नेपाली या कहीं का भी नागरिक, सिर्फ एक मोहरा दिखता है। इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता के केंद्र बदलते हैं और सरहदें सुलगती हैं, उसकी सबसे भारी कीमत वह आदमी चुकाता है जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है। नेपाल की वादियों में आज लोकतंत्र का भविष्य मतपेटियों में बंद हो रहा है, लेकिन इसकी चाबी काठमांडू में है या कहीं और, यह कोई नहीं जानता। वहीं बिहार में सत्ता की बिसात पर एक ऐसा मोहरा चला गया है जिसने 2 दशकों का खेल ही खत्म कर दिया है। और इन सब के बीच मिडिल ईस्ट की आग ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया अब तीसरे महायुद्ध की दहलीज को लांघ चुकी है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर एक बहुत बड़ा राजनीतिक चक्रव्यूह जिसमें बिहार का श्रमिक, नेपाल का युवा और भारत की सुरक्षा तीनों दांव पर लगे हैं? चलिए आज इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। आज नेपाल में आम चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यह चुनाव सामान्य नहीं है। पिछले साल सितंबर में नेपाल के युवाओं ने सड़कों पर उतरकर केपी शर्मा ओली की सत्ता को उखाड़ फेंका था। इसे नेपाल का जेनजी विद्रोह कहा गया। नेपाल में 1.9 करोड़ मतदाताओं में से 50% से ज्यादा युवा हैं। यहां पारंपरिक नेताओं ओली, देउबा के खिलाफ रैपर से नेता बने बालेन शाह की लोकप्रियता काफी बढ़ी है, जिनका झुकाव भारत के पक्ष में तो नहीं दिखता। अगर नेपाल में चीन समर्थक सरकार आती है तो बिहार की सीमा पर खतरा बढ़ेगा। नेपाल की बिजली और भारत के व्यापार पर संकट आ सकता है। यह मुद्दा उठाना लाजमी है कि नेपाल का चुनाव अब नेपाल का नहीं रहा, यह दिल्ली और बीजिंग का बैटल ग्राउंड बन चुका है। वोट नेपाल डाल रहा है, लेकिन रिमोट कंट्रोल कहीं और है। हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार में पूर्वांचल का दौरा और सीमा सुरक्षा पर बड़ी बैठकें करना क्या नेपाल में सत्ता परिवर्तन से पहले किसी गंभीर बदलाव की ओर संकेत देता है? देखना जरूरी है। नेपाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी के अनुसार मतदान खत्म होने के तुरंत बाद आज शाम से ही मतपेटियां इकट्ठा की जाएंगी और मतगणना शुरू कर दी जाएगी। नेपाल में वोटर एक वोट उम्मीदवार को तो दूसरा वोट पार्टी को देता है। इसी कारण वहां 2 बैलेट पेपर इस्तेमाल होते हैं और इसे मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम कहा जाता है, जिसके तहत 165 सीधे निर्वाचित सीटों के नतीजे 24 घंटे के भीतर यानी 6 मार्च तक आने की उम्मीद है। वहीं 110 समानुपातिक सीटों की गणना में से 2 से 3 दिन का अतिरिक्त समय लग सकता है। निर्वाचन आयोग ने 9 मार्च 2026 तक सभी सीटों की मतगणना पूरी करने का लक्ष्य रखा है। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार का कार्यकाल मार्च 2026 के मध्य तक के लिए है। नतीजों की आधिकारिक घोषणा और संसद के गठन के बाद मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ते तक नई लोकतांत्रिक सरकार का शपथ ग्रहण होने की संभावना है। वहीं सरहद के इस पार बिहार में भी हवाएं बदल चुकी हैं। 2 दशकों तक बिहार की राजनीति के धुरी रहे नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। इसका मतलब साफ है, बिहार में नीतीश युग समाप्त हो चुका है। वास्तव में यह त्याग नहीं, बल्कि राजनीतिक रिटायरमेंट का वो रास्ता है जो बीजेपी को बिहार की सत्ता तश्तरी में सजा कर देने के लिए बनाया गया है। बिहार में बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजनीति में जाने से उनकी विरासत को संभालने कौन आएगा जिसका राजनीतिक कद उनके बराबर हो, यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी ओर नेपाल के युवा विद्रोह की आग बिहार के युवाओं तक पहुंच चुकी है। बिहार का नया नेतृत्व अब जाति के बजाय रोजगार और बदलाव के दबाव में है। 20 साल बाद बिहार आज भी वहीं खड़ा है, पलायन, बेरोजगारी और जातिवाद के दलदल में। आज जब नेपाल का युवा लड़ रहा है तो बिहार का युवा नए मुख्यमंत्री के इंतजार में फिर से लाइनों में खड़ा है। बीजेपी का नया सीएम क्या वाकई बिहार को बदलेगा या ये सिर्फ 2029 के लिए दिल्ली की बिछाई हुई एक और बिसात भर है? अब चलिए 7 समंदर पार
जहां इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रोरिंग लायन छेड़ दिया है। लेकिन यह युद्ध केवल सीमा का नहीं है, यह युद्ध बिहार के हर उस घर का भी है जिसका बेटा दुबई, कतर या सऊदी अरब में पसीना बहा रहा है। खाड़ी देशों में बिहार के लगभग 30 लाख प्रवासी फंसे हुए हैं। अगर यह युद्ध लंबा चला तो बिहार को मिलने वाला रेमिटेंस बंद हो जाएगा। केंद्र पर प्रवासियों को बचाने के लिए मेगा रेस्क्यू मिशन का दबाव है। आग जो 7 समंदर पार लगी है, लेकिन उसकी तपन बिहार के चूल्हों तक पहुंच रही है। ऑपरेशन रोरिंग लायन नाम जितना भारी है, इसकी असलियत उतनी ही गहरी है। आखिर इस लड़ाई में बलि कौन चढ़ रहा है? गोपालगंज, सिवान और छपरा का वो मजदूर जो वहां मजदूरी करने गया था। जब तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब हमारी सरकारें राष्ट्रवाद का झंडा लहरा रही हैं। क्या केंद्र सरकार के पास इन 30 लाख प्रवासियों के लिए कोई प्लान बी है? या फिर ऑपरेशन गंगा की तरह इसे भी एक चुनावी इवेंट बना दिया जाएगा? युद्ध वहां हो रहा है, लेकिन बिहार की खेती और महंगाई यहां दम तोड़ रही है। क्या यह विश्व गुरु बनने की कीमत है? अब समझिए इसका असली गणित। मिडिल ईस्ट में युद्ध मतलब तेल महंगा, और तेल महंगा मतलब देश में खेती और ट्रांसपोर्ट महंगा। बिहार की नई सरकार के सामने यह पहली बड़ी चुनौती होगी। उधर नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है बिहार की खुली सीमा पर सुरक्षा का बढ़ता बोझ। ये तीनों घटनाएं एक ही बात की ओर इशारा कर रही हैं, परिवर्तन। नेपाल में नेतृत्व का, बिहार में विचारधारा का और दुनिया में शक्ति संतुलन का। जोड़िए इन कड़ियों को। नेपाल की अस्थिरता बिहार की सुरक्षा को खतरे में डालती है। बिहार की सत्ता का बदलाव केंद्र की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करती है। और मिडिल ईस्ट का युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ता है। यह है 3 तरफा मार। हकीकत यह है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां कुर्सी बचाने के लिए सरहदें दांव पर लगी हैं और तेल पर वर्चस्व बनाने के लिए इंसानों की जान। नेपाल के युवा जाग चुके हैं, बिहार का नेतृत्व भाग चुका है और मिडिल ईस्ट जल चुका है। सवाल यह नहीं कि कौन चुनाव जीता या किसकी सरकार बनी। सवाल यह है कि जब खाड़ी के देशों से ताबूत लौटेंगे या जब बिहार की सीमाओं पर तनाव बढ़ेगा, तो क्या यह नई सत्ता उन करोड़ों आंखों के आंसू पोंछ पाएगी जो आज उम्मीद में देख रही है? राजनीति आंकड़ों का खेल हो सकती है, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे असली इंसान होते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या बिहार का नया मुख्यमंत्री प्रवासियों और युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या आप इस पॉलिटिकल ड्रामा को समझ रहे हैं या आप भी सिर्फ एक दर्शक बने रहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्योंकि खामोशी ही असली गुलामी है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगर हम नहीं जागे तो कल इतिहास हमें सिर्फ एक मूक दर्शक के रूप में याद रखेगा। फिर मिलेंगे।